हेलो एवरीवन, आज डेट है 16 फरवरी और द हिंदू न्यूज एनालिसिस में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम द हिंदू की इंपॉर्टेंट न्यूज को प्रीलिम्स और मेंस के पर्सपेक्टिव से डिस्कस करेंगे। न्यूज़पेपर की पीडीएफ का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है या फिर आप डायरेक्ट टेलीग्राम चैनल वोल्केनो आईएएस एकेडमी को सर्च करके वहां से भी पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हो। फर्स्ट न्यूज, चाइना पुल्स बैक फ्रॉम फिंगर 4। पेंगोंग सो जो लेक है उसके ऊपर जो डिसएंगेजमेंट प्रोसीजर शुरू हुआ है वो 1 वीक में कंप्लीट हो जाएगा, ऐसा बोला गया है। अब देखो, इस न्यूज को समझने के लिए आपको फिंगर 4 पता होना चाहिए। क्या न्यूज है, क्या स्ट्रगल चल रहा था, वो सब कुछ आपके क्लियर होना चाहिए। तो सबसे पहले हम ये फिंगर 4 को समझते हैं। पेंगोंग सो लेक, वहां पर ये पेंगोंग सो लेक है और यहाँ पर ये है माउंटेन। ये माउंटेन वाला एरिया इस तरीके से आगे बढ़ा हुआ है जैसे फिंगर हाथ में हथेली के आगे बढ़ी हुई होती है, इसीलिए इन माउंटेन पीक को बोला जाता है फिंगर के नाम से। ये 8 फिंगर है। ये पेंगोंग सो लेक का नॉर्दर्न बैंक है और इसमें ये 8 फिंगर है। ठीक है, अब पहले स्ट्रगल की, टेंशन की बात करते हैं कि प्रॉब्लम क्या हुई थी। कोविड-19 पैंडेमिक 2020 में चला। अप्रैल 2020 की बात है। उससे पहले, अप्रैल 2020 से पहले इंडिया की लास्ट जो पोस्ट है यहाँ पर वो इस एरिया में है, जो है धन सिंह थापा पोस्ट। धन सिंह थापा पोस्ट, ये वही धन सिंह थापा है जिन्होंने 1962 के वॉर में एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया था। उसी के नाम पर ये पोस्ट का नाम है। यहाँ पर इंडिया की पोस्ट है। इंडिया अपनी लास्ट बॉर्डर यहाँ तक बांधती है। इंडिया बोलती है कि मेरी लास्ट बॉर्डर यहाँ तक है, लेकिन चाइना जो है वो अपनी लास्ट बॉर्डर, चाइना बोलती है कि फिंगर 4 तक मेरा एरिया है। मतलब ये वाला जो बीच का एरिया है फिंगर 4 से फिंगर 8 तक का, वो दोनों के बीच में एक स्ट्रगल वाला एरिया है। दोनों देश अपना अपना क्या करते हैं, क्लेम करते हैं कि ये एरिया मेरा है, ये एरिया मेरा है। अप्रैल 2020 से पहले क्या होता था, इंडिया की लास्ट पोस्ट यहाँ पर है, लेकिन इंडिया की जो आर्मी है वो पेट्रोलिंग करती थी रेगुलर फिंगर 8 तक। अब अप्रैल 2020 के बाद में चाइना का यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर पहले भी डेवलप था। चाइना ने अपना ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ पर डेवलप करना स्टार्ट कर दिया अप्रैल 2020 में। और जो पेट्रोलिंग के लिए इंडियन आर्मी रेगुलर इधर जाती थी उनको मना कर दिया कि आप इधर नहीं जा सकते, ये हमारा एरिया है। दोनों देशों के बीच में स्ट्रगल स्टार्ट हो गया। चाइना ने इस वाले एरिया में अपनी बहुत सारी आर्मी, अपने टैंक्स, अपने वेपन्स को यहाँ डिप्लॉय करना स्टार्ट कर दिया। इंडियन आर्मी ने, इंडियन गवर्नमेंट ने बहुत समझाने की कोशिश की, सुलह का रास्ता अपनाया, क्योंकि कोविड-19 की वजह से पहले ही परेशानी क्रिएट हो रही थी और इंडियन गवर्नमेंट और इंडियन आर्मी नहीं चाहती थी कि वॉर के कारण एक तरीके से परेशानी और ज़्यादा बढ़े। तो चाइना ने यहाँ पर अपना डिप्लॉयमेंट भारी भरकम कर दिया। इंडिया ने क्या किया है, इंडिया ने भी देखो बहुत ही स्ट्रेटजिकली इस प्रॉब्लम को इंडिया ने सॉल्व किया है, आर्मी के लेवल पर भी। और अगर गवर्नमेंट के लेवल पर भी बात करें तो इंडिया ने भी, अगर अपोजिशन की बात करें तो इंडिया ने भी अपनी आर्मी को यहाँ पर डिप्लॉय करना स्टार्ट कर दिया, लेकिन फिर भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं निकला। तो अगस्त 2020 की बात है। ये नॉर्दर्न बैंक है, इसके सदर्न बैंक में जो इंपॉर्टेंट पीक्स हैं उनके ऊपर इंडिया ने अपना अधिकार कर लिया। उसके बाद में चाइना थोड़ा झुका और चाइना ने बातचीत का दौर स्टार्ट किया। उससे पहले कोई बातचीत नहीं थी, सिर्फ चाइना ने अपने अंडर करने की कोशिश की है कि ये मेरा एरिया है, आप इसके अंडर नहीं जा सकते हो। अब इसमें क्या हुआ है, दोनों देशों के बीच में डिसएंगेजमेंट प्रोसीजर के बारे में बात हुई। 24 जनवरी को ये बात फाइनलाइज हो सकी कि अप्रैल 2020 से पहले दोनों देशों की आर्मी जहां थी वहां धीरे धीरे अपने अपने स्थान पर जाएंगी। अब देखो, ये ही पॉइंट नहीं है जहां पर इंडिया और चाइना का स्ट्रगल है, इसके अलावा और भी पॉइंट्स हैं। तो इसमें उस डिसएंगेजमेंट प्रोसीजर में ये बोला गया कि पहले इस पॉइंट पर वापस जाया जाएगा, उसके बाद में जो और पॉइंट्स हैं जहाँ प्रॉब्लम है वहां पर भी धीरे धीरे सोल्व करने का प्रोसीजर स्टार्ट किया जाएगा। तो ये हमने फिंगर के बारे में इंपॉर्टेंट जो बात है उसको पता किया। अब ये फिंगर 4 से जो डिसएंगेजमेंट प्रोसीजर है उसमें बोला गया था कि पहले आपने जहां पर अपना इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया है उससे आप पीछे जाओ। तो चाइना की जो ट्रूप्स हैं उन्होंने स्टार्ट कर दिया है फिंगर 4 वाले एरिया से, मतलब पेंगोंग सो जो लेक है उसके नॉर्दर्न बैंक से अपनी ट्रूप्स को पीछे हटाना स्टार्ट कर दिया है, ऐसा इस आर्टिकल में बोला गया है। अब देखो, इंडिया भी यहाँ से धीरे धीरे पीछे हटेगी और अपनी जो पोस्ट है धन सिंह थापा वहां पर वापस आएगी। अब जब तक
एक एग्रीमेंट पर साइन नहीं होते हैं इंडिया और चाइना के बीच में, तब तक पहले क्या होता था कि फिंगर 4 और फिंगर 8 के बीच में इंडिया क्या करती थी, अपनी पेट्रोलिंग करती थी। अब जब तक एग्रीमेंट साइन नहीं होता उस समय तक ना तो चाइना के ट्रूप्स इस एरिया में फिंगर 4 से फिंगर 8 के बीच में, ना तो चाइना के ट्रूप्स आएंगे और ना ही इंडिया के ट्रूप्स मतलब इंडिया के सोल्जर्स इसमें पेट्रोलिंग कर सकेंगे। मतलब ये वाले एरिया में किसी का भी इंटरफेयर नहीं होगा। जब एग्रीमेंट साइन हो जाएगा तो उसके बाद में ये प्रोसीजर आगे बढ़ेगा। नेक्स्ट न्यूज है, यहाँ देखिए, हमारे जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने बोला है कि हमारे जो इंडियंस हैं वो प्राइवेसी को लेकर के काफ़ी कंसर्न है उनको। और देखो, जो ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है जैसे व्हाट्सएप हो गया, फेसबुक हो गया, यहाँ पर लोगों की प्राइवेसी का काफ़ी हनन किया जाता है। लेकिन जो कंपनीज हैं उनकी तरफ से जो एक तरीके से एडवोकेट थे, उन्होंने बोला है कि ऐसा कुछ भी नहीं होता है। अगर हम कंफर्म करते हैं कि उनकी प्राइवेसी को मेंटेन किया जाएगा तो उनकी प्राइवेसी को हनन नहीं किया जाता है, वॉयलेट नहीं किया जाता है। ऐसा बोला गया है किसके द्वारा, इन कंपनीज के वो एडवोकेट हैं उनके द्वारा। लेकिन जो हमारे सोलिसिटर जनरल है तुषार मेहता, उन्होंने बोला है कि हमारा जो नेशन है उसको ये बहुत ज़्यादा चिंता है, क्योंकि प्राइवेसी हमारे फंडामेंटल राइट्स का एक पार्ट है और ये जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है वो हमारी प्राइवेसी से कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते। उनको डिफ्रेंशिएट नहीं किया जा सकता कि ये प्राइवेसी का हनन है कि नहीं है, तो इनके ऊपर कुछ गाइडलाइंस आनी चाहिए और कुछ रूल बनने चाहिए। ये सुप्रीम कोर्ट में बहस चल रही है। सोलिसिटर जनरल जो हमारे अटर्नी जनरल को हेड करता है, मतलब उसको असिस्ट करता है, वो होता है सोलिसिटर जनरल। अटर्नी जनरल ऑफ इंडिया होता है एक तरीके से, आप लॉ मिनिस्टर जो होता है उसका उसको असिस्ट करने वाला मान सकते हो। गवर्नमेंट को किसी भी लीगल एडवाइस देने के लिए अटर्नी जनरल ऑफ इंडिया होता है। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा इसको अपॉइंट किया जाता है। 3 इयर्स की उसकी टर्म होती है। नेक्स्ट न्यूज है, यहां देखिए, देखो ट्राइब्यूनल ने जिमखाना बोर्ड को सस्पेंड कर दिया है क्योंकि एक न्यू मेंबर को अपॉइंट किया जा रहा था गवर्नमेंट के द्वारा यहाँ पर उसके एडमिनिस्ट्रेशन को चलाने के लिए। तो जिमखाना जो बोर्ड है, जिमखाना एक क्लब है, 107 साल पुराना ये क्लब है और प्राइम मिनिस्टर का जो रेजिडेंस है उसके बिल्कुल पास में इसकी लोकेशन है। तो उसके ऊपर उसका जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसके ऊपर काम करने के लिए एक अपॉइंट किया गया था एक नए मेंबर को गवर्नमेंट के द्वारा। तो उसके ऊपर जिमखाना क्लब ने बंद कर दिया था कि हम ये नए एडमिनिस्ट्रेशन को जो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा नॉमिनेट किया गया है उसको हम नहीं अपनाएंगे। तो नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्रिब्यूनल ने इस जिमखाना बोर्ड को सस्पेंड कर दिया है। देखो, ये नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्रिब्यूनल जो है वो कंपनीज एक्ट 2013 के अंडर इसको बनाया गया था। 2016 से काम कर रहा है और कंपनी से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम आती है उनको ये सोल्व करने की कोशिश करते हैं। नेक्स्ट न्यूज, टूल किट केस टू सीक एंटीसिपेटरी बेल। देखो यहां देखिए, एक क्लाइमेट एक्टिविस्ट हैं दिशा रवि, उनको गिरफ्तार कर लिया गया है पुलिस के द्वारा और उनको एंटीसिपेटरी बेल भी नहीं मिल रही है। इसके अलावा जो दिल्ली पुलिस है उन्होंने निकिता जैकोब और उसके एसोसिएट हैं शांतनु मुलुक, उनको भी गिरफ्तार किया है। अब ये दिशा रवि को क्यों गिरफ्तार किया है और इसको लेकर के पूरे इंडिया में प्रोटेस्ट चल रहे हैं। टूल किट केस क्या होता है, टूल किट होता क्या है? देखो, वर्तमान समय में क्या होने लग गया कि जो भी आंदोलन चलते हैं, जो भी प्रोटेस्ट चलते हैं, तो उन प्रोटेस्ट में एक एक्शन प्लान डिसाइड किया जाता है। जो एक्शन प्लान होता है उसको बोलते हैं टूल किट, कि उस आंदोलन में, उस प्रोटेस्ट में क्या क्या किया जाने वाला है। तो इस दिशा रवि के ऊपर आरोप है कि उन्होंने क्या किया, उन्होंने जो ये किसान आंदोलन जो चल रहा है उसमें पहले जो टूल किट डिसाइड किया गया था उसको एडिट किया और उसको शेयर किया सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के ऊपर, और उसकी वजह से मिस इन्फॉर्मेशन फैली। और ये 26 जनवरी को जो भी प्रॉब्लम्स हुई उस टूल किट में ये बोला गया है कि उसमें पहले से ही निर्धारित था कि क्या क्या एक्शन होने वाला है। तो पुलिस के अकॉर्डिंग एक टूल किट एक डॉक्यूमेंट होता है और उसमें एक सेक्शन है प्रायर एक्शन प्लान, जिसमें ये पहले ही बताया गया था कि 26 जनवरी को
जो भी प्रॉब्लम्स होगी, जो भी डिजिटल स्ट्राइक्स, हैशटैग, इन सब के बारे में पहले ही डिसाइड किया जा सकता था, डिसाइड किया जा चुका था। और 23 जनवरी से ट्वीट फॉर्म्स को भी ऑर्गेनाइज करना था, ऐसा इस टूल किट में बताया गया था। तो उसको शेयर किया गया है दिशा रवि के द्वारा और उसी के आधार पर उसको गिरफ्तार किया गया है। कुछ लोगों ने बोला है कि देखो उनकी एज बहुत कम है, उन्होंने जो काम किया है वो बहुत कम है। तो अनिल विज ने एक शहीद का नाम लिया है, क्षेत्रपाल लेफ्टिनेंट जनरल थे और 21 एज में उनकी डेथ हो गई थी। तो बोली वो 21 एज में हमारे देश के लिए शहीद हो रहे हैं, तो वो 22 ईयर की हैं दिशा रवि। तो वो क्या इतनी अवेयर नहीं है कि हमारी जो देश में जो प्रॉब्लम चल रही हैं उनके बारे में वो अपने विचार रख सके। फ्रीडम ऑफ स्पीच का एक तरीके से वॉयलेशन किया गया है। नेक्स्ट न्यूज, यहाँ पर डाटा आए हैं कि बैंकिंग के खिलाफ में जो कंप्लेंट्स हैं उनका लेवल काफ़ी बढ़ गया है। यहाँ पर फाइनेंशियल ईयर 18, 19, 20 तीनों के बीच में कंपैरिजन किया गया है। टोटल कंप्लेंट्स को दिखाया गया है कि यहाँ देखिए जो कंप्लेंट्स हैं वो थाउजेंड्स में है, धीरे धीरे ग्राफ बढ़ता जा रहा है। पिछले साल की तुलना में जो इस साल जो कंप्लेंट आई है वो 3 लाख कंप्लेंट्स आई हैं फाइनेंशियल ईयर 2020 में, और ये इंक्रीज है फाइनेंशियल ईयर 19 की तुलना में। अगर हम बात करें तो 57.5% का इंक्रीमेंट है ये बैंक्स के खिलाफ जो कंप्लेंट्स आई हैं उसमें। अब यहाँ पर कंप्लेंट का शेयर बता रखा है कि गवर्नमेंट बैंक या फिर प्राइवेट बैंक। तो ये कलर दिखाता है फाइनेंशियल ईयर 19 में जो कंप्लेंट आई है उनको, और ये कलर दिखाता है फाइनेंशियल ईयर 20 में जो कंप्लेंट आई है उनको। तो देखो एसबीआई की जो खिलाफ कंप्लेंट है वो कम हुई है, कंप्लेंट बहुत ज़्यादा है, लेकिन कंपैरिजन अगर 19-20 ईयर्स का करें, फाइनेंशियल 19-20 का करें तो कम हुई है। यहाँ पर नेशनलाइज बैंक का है तो उनमें भी कंप्लेंट कम हुई है, लेकिन जो प्राइवेट बैंक है उनमें कंप्लेंट का लेवल बढ़ा है। अब कंप्लेंट किस किस लेवल पे आई है, कौन कौन सी चीज़ों को प्रॉब्लम है, तो जो टोटल जो कंप्लेंट आई है उसमें 45% जो कंप्लेंट्स हैं वो डिजिटल सर्विसेज को लेके हैं, जैसे एटीएम, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, इसके अलावा मोबाइल या इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजेक्शन को लेकर के। यहाँ पर कंप्लेंट्स का परसेंटेज दिखा रखा है कि किसकी वजह से कितनी कंप्लेंट आई है। टोटल कंप्लेंट्स में से 21.97 मतलब 22% आई हैं एटीएम और डेबिट कार्ड से। उसके बाद में 13.38% जो कंप्लेंट है वो मोबाइल और इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग से है, और नॉन ऑब्जर्वेंस ऑफ फेयर प्रैक्टिसेज कोड से रिलेटेड है 11.73%। उसके बाद में क्रेडिट कार्ड से रिलेटेड है 9.30% कंप्लेंट्स। तो यहाँ पर ये सारी कंप्लेंट्स का दिखाया गया है कि किस किस प्रॉब्लम से रिलेटेड कितनी कंप्लेंट्स आई है। अब यहाँ पर बैंक्स को दिखाया गया है कि किस बैंक के द्वारा कितनी कंप्लेंट प्राप्त की गई है, कितनी ब्रांच के द्वारा कंप्लेंट, मतलब किस बैंक की कितनी ब्रांचों में कंप्लेंट आई है, ऐसा यहाँ पर दर्शाया गया है। नेक्स्ट न्यूज है, यहाँ देखिए, देखो नेक्स्ट न्यूज है जो लेदर बैक जो टर्टल होते हैं उनसे रिलेटेड अंडमान और निकोबार जो आइलैंड है वहाँ पर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं। जैसे वहाँ पर टूरिज्म और पोर्ट डेवलपमेंट करने के लिए जो प्रपोजल लाई जा रहे हैं अंडमान और निकोबार आइलैंड में, इसकी वजह से जो कंजर्वेशनिस्ट हैं उनके लिए काफ़ी चिंताएं बढ़ गई हैं, क्योंकि जो जायंट लेदरबैक जो टर्टल हैं इंडियन ओशियन में, उनकी जो नेस्टिंग पॉपुलेशन है उसके लिए काफ़ी खतरा होने वाला है। जो हमारे सी टर्टल्स हैं हमारे प्लेनेट में, उनकी 7 स्पीजीज में लार्जेस्ट ऑफ द 7 स्पीजीज ऑफ सी टर्टल्स ऑन द प्लानिट, मतलब 7 जो स्पीसीज जो लार्जेस्ट हैं उनमें से ये एक है। ये जो लेदरबैक जो टर्टल है वो ऑल ओशियन में पाया जाता है एक्सेप्ट आर्कटिक और अंटार्कटिक, मतलब ये 2 ओशियन है, आर्कटिक और अंटार्कटिक इनमें नहीं पाया जाता है। इसके अलावा ये लेदरबैक टर्टल सभी में पाया जाता है, इंडियन ओशियन में भी पाया जाता है। इसके अलावा ये जो नेस्टिंग का जो काम करता है, मतलब अपने अंडे देने का जो काम करता है, वो इंडोनेशिया, श्रीलंका और अंडमान और निकोबार आइलैंड में करता है। और ये वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के तहत
शेड्यूल 1 में आता है, मतलब इसको हाईएस्ट लीगल प्रोटेक्शन की जरूरत है। अब देखो अंडमान और निकोबार में क्या किया जा रहा है, वहां पर मेगा डेवलपमेंट प्रोजेक्ट लाए जा रहे हैं। जैसे नीति आयोग ने अभी वहां पर बोला था कि जो गैलेथिया जो बे है ग्रेट निकोबार आइलैंड के ऊपर, वहां पर एक मेगा शिपमेंट पोर्ट को प्रपोजल लाया गया है। इसके अलावा लिटिल जो अंडमान है वहां पर टूरिज्म को डेवलप करने के लिए बहुत सारे होटल्स डेवलप किए जाएंगे, मोटल्स डेवलप किए जाएंगे और बहुत सारे टूरिज्म जो चीज़ें हैं उनको डेवलप की जाएंगी। उसकी वजह से ये जो टर्टल्स हैं उनको काफ़ी प्रॉब्लम होने वाली है। तो देखो इस आर्टिकल में बोला गया है कि इकोनॉमी को भी बूस्टअप करना है और जो हमारी नेचुरल जो एक तरीके से हैबिटाट है उनको भी कंजर्व करना है। दोनों के बीच में संतुलन बना करके आगे चलने की जरूरत है। नेक्स्ट न्यूज है कोविड-19 वैक्सीन को लेकर के। 2 कोविड-19 वैक्सीन को हमारे यहाँ अप्रूवल दिया जा चुका है डीसीजीआई के द्वारा, डीसीजीआई विजी सिमोनी, ठीक है। कोवैक्सीन और कोविशील्ड। अब हमारे जो मिनिस्टर हैं उन्होंने ये बोला है कि अगले 90 डेज में मतलब 3 मंथ्स में कोविड-19 की नई वैक्सीन को और अप्रूवल दिया जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट न्यूज फॉरेन पेज से है। देखो फॉरेन पेज पर जो न्यूज आई है, स्पेशली जो इंपॉर्टेंट न्यूज है वो WTO से रिलेटेड है। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की नई हेड को अपॉइंट किया गया है, नाइजीरिया की है ये ओकोंजो इवेला, इनको WTO की हेड। पहली बार कोई वीमेन और फर्स्ट अफ्रीकन हेड बनी है WTO की। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन 1 जनवरी 1995 को इसको एस्टेब्लिश किया गया था मार्केस एग्रीमेंट के थ्रू। इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है और ये जो WTO है उसने गेट को GATT मतलब जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड को रिप्लेस कर दिया था। ये जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड इसको 1948 में कमेंस किया गया था। तो उन्होंने ये बोला है कि कोविड-19 की वजह से जो इकोनॉमिक पूरे वर्ल्ड की स्लो डाउन हो गई है उसको दोबारा रीबूस्ट करने में WTO का एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले होने वाला है। तो पहली बार एक वीमेन जो काफ़ी सेंसिटिव होती है, देखो वीमेन को काफ़ी सेंसिटिव माना जाता है। अगर हाउस लेवल की अगर हम बात करें तो वीमेन के हाथ में गया है ट्रेड को एक तरीके से कंट्रोल करना, ट्रेड को कैसे बढ़ाना है, उसके लिए क्या क्या रूल्स एंड रेगुलेशन माने जाएंगे। तो उसके लिए वीमेन का हाथ में जब पावर गई है तो देखा जाएगा कि किस तरीके से वो इन सब चीजों को संभालेंगी। देखो नाइजीरिया से ये है और नाइजीरिया का जो मैप है उसको हम देख लेते हैं। ये जो अफ्रीका कंटिनेंट है वो है और ये नाइजीरिया है, ठीक है। तो ये नाइजीरिया का मैप आपके ध्यान में होना चाहिए। नेक्स्ट न्यूज है इजराइल से रिलेटेड। इजराइल ने सीरिया में मिसाइल स्ट्राइक किया है और उसकी वजह से 9 लोगों की डेथ हो गई है। हालांकि ये पता नहीं चल पाया है कि ये लोग जो 9 लोग थे वो पाकिस्तान से थे, ईरान से थे या फिर सीरिया से ही थे, इनका पता नहीं चल पाया है। सीरिया में 2011 से लगभग सिविल वॉर चल रहा है और रेगुलर इजराइल इस एरिया को कर्व करने की कोशिश कर रहा है ताकि इस एरिया में शांति एस्टेब्लिश हो सके। इस एरिया में जो भी एक तरीके से जो रिबेल्स हैं उनको सपोर्ट करता है ईरान। देखो जो ये अरब पेनिनसुला है, जो हमारा वेस्ट एशिया है, इसका मैप काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये वेस्ट एशिया का मैप है। ये यमन, यहाँ भी 2015 से सिविल वॉर चल रहा है, उसको सपोर्ट कर रहा है सऊदी अरेबिया। ये ओमान हो गया, ये UAE है, ये कतर हो गया, ये कुवैत है, ये है ईरान, ये इराक, ये सीरिया, ये लेबनान, ये इजराइल और ये है जॉर्डन, ठीक है। ये टर्की आ गया। तो देखो ये वाला जो एरिया है ना वो प्रीलिम्स में मैप के क्वेश्चन से काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है और काफ़ी लगभग हर दूसरे साल यहाँ से मैप में क्वेश्चन रिपीट होता है। तो ये एरिया हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। किसकी सीमा, किसकी बाउंड्री किससे मिलती है, वो सब कुछ हमें क्लियर होना चाहिए। नेक्स्ट न्यूज बांग्लादेश से रिलेटेड है। बांग्लादेश में एक आइलैंड बनाया गया है जिसको बोलते हैं भाषण 4। उस आइलैंड में जो रोहिंग्या माइनॉरिटीज हैं, जो कहाँ से, म्यांमार से यहाँ पर आ चुकी हैं बांग्लादेश में, तो उन रोहिंग्याज को इस आइलैंड के ऊपर एस्टेब्लिश किया जा रहा है। ये भाषण 4 जो है वो हिमालयन जो सिल्ट है, यहाँ पर ब्रह्मपुत्र नदी और गंगा नदी दोनों मर्ज होकर के यहाँ बहती हैं।
तो उसके सिल्ट से ये डेवलप किया गया है भासन 4 आइलैंड को, और यहाँ ये म्यांमार वाला रीजन है। यहाँ पे यहाँ से जो रोहिंग्याज आए हैं उनको यहाँ पर एस्टेब्लिश किया जा रहा है। इस भासन 4 आइलैंड को 4 पिया के नाम से भी जाना जाता है, और जो बांग्लादेश का मेन आइलैंड है उससे 37 मील दूरी पर है, और इसके अलावा जो सैंडविप जो आइलैंड है उससे 6 किलोमीटर दूर ये भासन 4 है। ठीक है, तो ये भासन 4 देखो, प्लेस इन न्यूज काफी आने लग गया है प्रीलिम्स में, प्लेस दे देते हैं और उससे रिलेटेड जो कंट्री है उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो ये हमने इंपॉर्टेंट न्यूज को आज डिस्कस किया है। ओके, थैंक यू।